हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम टॉपिक करेंगे डॉपलर इफेक्ट। ये टॉपिक स्टूडेंट्स कुछ बोर्ड्स के सिलेबस में है और कुछ में नहीं है, तो आप एक बार अपना सिलेबस चेक कर लीजिए। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है तो आप ना करें, बेशक आप छोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कर लेना चाहिए। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपके सिलेबस में है तो आपको करना ही करना है, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं फिर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक सोर्स है जो साउंड वेव एमिट करता है, यहाँ एक ऑब्जर्वर है जो उन साउंड वेव को रिसीव कर रहा है। तो इस तरह से साउंड वेव कंप्रेशन रैरिफैक्शंस की टर्म में ट्रैवल करते हैं। ओके, सॉरी, ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर। तो साउंड वेव ट्रैवल करेंगी सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ। मान लीजिए विद स्पीड v ट्रैवल कर रही है, v है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो ये कहता है कि अगर इन दोनों में से कम कोई एक भी मूव करने लग जाए किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ या सोर्स से दूर जाने लगे, इसी तरह सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ या ऑब्जर्वर से दूर जाने लगे, या फिर दोनों मूव करने लग जाए एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर, तो किसी भी तरह की अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन है तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी वो रिसीव होगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स। वो सेम वैल्यू नहीं होगी जो सोर्स ने एमिट की है। ओके, चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो डेफिनेशन है व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, the frequency received by the observer will be different from the frequency emitted by source, and this is called Doppler effect. Whenever there is a relative motion between the source and the observer, between the source and the observer, the frequency received by observer, the frequency received by observer will be different from the frequency emitted by source, emitted by source. Okay, whenever there is relative motion between the source and the observer, the frequency received by observer will be different from the frequency emitted by source. This phenomena is called Doppler effect. This phenomena is called Doppler effect. तो लेट v है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, एंड म्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड साउंड वेव्स या फ्रीक्वेंसी of sound waves
एमिटेड बाय सोर्स, सोर्स ने जो एमिट की है वेव उसका फ्रीक्वेंसी यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स को हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कहेंगे एंड फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय सोर्स उसको हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स is called actual frequency and frequency received by observer is called apparent फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव की है उसके पास जो वैल्यू पहुंच रही है फ्रीक्वेंसी की उसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, अब किस तरह की मोशन पॉसिबल है इसमें वो डिस्कस करते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि सोर्स मूव करेगा। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ भी मूव कर सकता है, ऑब्जर्वर से अवे भी मूव कर सकता है। तो पहले हम मान लेते हैं सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर को हम स्टेशनरी ले लेते हैं। अभी ऑब्जर्वर को एक साथ मूव नहीं करवाते, बाद में केस कंसीडर करेंगे वो। तो पहला केस है सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सोर्स is moving towards stationary observer, यानी ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है, सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। ओके, तो लेट Vs है स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स क्या हो जाएगा, v माइनस वी एस, और वेवलेंथ लैम्डा ये क्या होगा v बाय म्यू। रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स ये हो जाएगा v माइनस वी एस, v माइनस वी एस। ओके, तो आपका जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी म्यू प्राइम। म्यू प्राइम क्या होगा, दैट विल बी म्यू बाय लैम्डा प्राइम, और लैम्डा प्राइम क्या होगा, लैम्डा प्राइम होगा v माइनस वी एस बाय म्यू, क्योंकि अगर v चेंज हो गया तो लैम्डा भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो म्यू प्राइम क्या हो जाएगा, मैं म्यू प्राइम को नीचे लिख देता हूं। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी म्यू प्राइम ये आपका क्या होगा, v बाय लैम्डा प्राइम। तो v बाय लैम्डा प्राइम की वैल्यू v माइनस वी एस बाय म्यू, तो ये आ जाएगा। अब जो आपका v बाय वी माइनस वी एस है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 आएगा। v बाय वी माइनस वी एस ये तो ग्रेटर देन 1 होगा, क्यों, मान लीजिए v की वैल्यू 5 है, vs की वैल्यू 4 है, तो 5 बाय 5 माइनस 4 1, तो 5 बाय 1 इज ग्रेटर देन 1। vs की वैल्यू 2 ले लीजिए, तो v 5 है, तो 5 बाय 5 माइनस 2 3, तो 5 बाय 3 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसलिए म्यू प्राइम इज ग्रेटर देन म्यू, यानी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन actual
फ्रीक्वेंसी। तो ये फर्स्ट केस है। अब इसका अगर उल्टा हो, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो ये क्या हो जाएगी, स्पीड v प्लस वी एस हो जाएगा फिर रिलेटिव में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो नंबर 2, इफ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो म्यू प्राइम होगा v बाय v प्लस वी एस इंटू म्यू, v बाय v प्लस वी एस इंटू म्यू। अब जो आपका v बाय v प्लस वी एस है वो क्या होगा, लेस देन 1, तो म्यू प्राइम होगा लेस देन म्यू। यानी अगर सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से तो आपकी फ्रीक्वेंसी, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। थर्ड केस अब हम ले लेते हैं, ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है, ओके। एंड वन मोर थिंग, हमने इसको ए लिखा था तो हम इसको बी लिखेंगे 2 लिखने के बजाय। अब मैं इधर इरेज कर देता हूं। If observer is moving towards stationary source, सी पार्ट है, observer is moving towards stationary source, ओके। तो मान लीजिए v नोट है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, और अब सोर्स क्या है, रेस्ट पर है सोर्स, ओके। तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होगा आपका v बाय म्यू। v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देखिए साउंड इधर से आ रहा है, ऑब्जर्वर इधर से, v इधर से, v नोट इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस वी नोट। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड with respect to observer is v plus v naught, is v plus v naught। तो apparent frequency mu prime, apparent frequency mu prime, it will be v plus v naught by lambda, lambda की वैल्यू रख दो, तो v plus v naught by v इंटू म्यू। अब जो आपका v plus v naught by v है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1, तो म्यू प्राइम विल बी ग्रेटर देन म्यू। तो ये देखिए इसमें भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की सेपरेशन कम हो रही थी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, इसमें भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की सेपरेशन कम हो रही है क्योंकि ऑब्जर्वर टुवार्ड्स दी सोर्स जा रहा है, तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और अगर उनके बीच की सेपरेशन बढ़ती है तो ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इसमें भी वही आना चाहिए। तो डी पार्ट है, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, ऑब्जर्वर इज moving away from stationary source, जो सोर्स रेस्ट पर है
उससे दूर जा रहा है, तो फिर क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस वी नोट हो जाएगा। तो आपका जो म्यू प्राइम है फिर वो आ जाएगा v माइनस वी नोट बाई v इंटू म्यू। ओके, टुवार्ड्स के लिए पॉजिटिव था तो अवे के लिए ये नेगेटिव आ जाएगा। अब आपका v माइनस वी नोट बाई वी क्या है, लेस देन 1, तो म्यू प्राइम विल बी लेस देन म्यू। तो दूर जाने पे फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, पास आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब हम फिफ्थ केस लेते हैं जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ भी मूव कर सकते हैं और एक दूसरे से दूर भी मूव कर सकते हैं। तो केस ई when both source and observer are moving towards each other, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो ओके, तो क्या होगा, यानी ये आपका सोर्स है, ये आपका ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर इधर जा रहा है वी नोट के साथ, सोर्स इधर जा रहा है वी एस के साथ। तो इस मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट में हम मान लेते हैं कि सोर्स रेस्ट पर है और सिर्फ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ओके, और सोर्स लेकिन एक्चुअल में तो मूव कर रहा है, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अगर म्यू है तो मोशन की, सोर्स की मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं म्यू प्राइम है, और ऑब्जर्वर को फाइनली जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो म्यू डबल प्राइम। ठीक है, तो मैं लिखूंगा तो आपको ज्यादा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लिखते हैं, इफ वी कंसीडर ओनली सो मोशन ऑफ ऑब्जर्वर टुवार्ड्स सोर्स with speed v naught, if we consider only if we consider only motion of observer towards source with speed v naught, v naught है speed of observer towards the source, and the source to be stationary, and the source to be stationary emitting frequency mu prime। ओके, emitting frequency mu prime। तो इस केस में रिलेशन क्या आएगा, यानी इसमें हम सिर्फ सोर्स का मोशन कंसीडर कर रहे हैं, सॉरी ऑब्जर्वर का ओनली, और सोर्स का मोशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए इस ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव की वो म्यू डबल प्राइम है, तो ओनली सोर्स का टुवार्ड्स दी, सॉरी ओनली ऑब्जर्वर का टुवार्ड्स दी सोर्स के लिए क्या आता है, ये आता है v प्लस वी नोट बाय वी। तो ये आएगा v प्लस वी नोट बाय वी इंटू म्यू प्राइम, क्योंकि हमने क्या माना है कि अगर स्टेशनरी ले रहे हैं हम सोर्स को तो उसकी एमिटेड फ्रीक्वेंसी है म्यू प्राइम, जबकि एक्चुअल एमिटेड फ्रीक्वेंसी सोर्स की क्या है, म्यू है, और एक्चुअल में सोर्स मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी vs। तो इफ यू कंसीडर मोशन ऑफ सोर्स ऑल्सो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, इफ वी कंसीडर मोशन ऑफ सोर्स ऑल्सो टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, तो म्यू प्राइम क्या होगा,
इट विल बी, अब सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो हम वो केस कर चुके हैं, तो वो क्या था आपका, वो था आपका v बाय v माइनस वी एस इंटू म्यू, v बाय v माइनस वी एस इंटू म्यू। ओके, तो उस केस में अब मैं ये जो म्यू प्राइम की वैल्यू है, ये वैल्यू ये यहाँ रख देता हूँ, तो म्यू डबल प्राइम इज v प्लस वी नोट बाई वी इंटू म्यू प्राइम की ये वैल्यू है v बाई वी माइनस वी एस इंटू म्यू। v से v कैंसल, तो ये आ गया v प्लस वी नोट बाई वी माइनस वी एस इंटू म्यू। म्यू क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स, म्यू डबल प्राइम क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर। तो ये होगी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर। तो ये केस था दोनों अगर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो क्या होगा। तो ये ई पार्ट था, ये एफ है, इफ बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये फिर अब म्यू डबल प्राइम आएगा आपका v माइनस वी नोट बाई वी प्लस वी एस इंटू म्यू। तो ये हो जाएगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर, म्यू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स। तो स्टूडेंट ये था डॉपलर इफेक्ट। अब इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि सर इतने सारे फॉर्मूले ना याद नहीं होते, याद कैसे रखें। वैसे तो आप डिराइव करो कर लोगे आप आसानी से, लेकिन टाइम लगता है, और अगर याद हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन इनको याद रखने के लिए मैं आपको एक मास्टर फॉर्मूला बताता हूँ इसका, और उसमें प्लस और माइनस साइन कैसे लेना है वो भी बताऊँगा मैं। तो मास्टर फॉर्मूला क्या है इसके लिए, वो है म्यू प्राइम इक्वल टू v प्लस माइनस वी नोट बाई वी प्लस माइनस वी एस इंटू म्यू। ओके ओके, म्यू प्राइम इक्वल टू v प्लस माइनस वी नोट बाई वी प्लस माइनस वी एस इंटू म्यू। इसमें आपको कुछ फिक्स्ड रूल्स यूज करने हैं। कैसे, आप सोर्स को लेफ्ट पर लोगे जैसे लिया है अभी, ऑब्जर्वर को राइट में लोगे जैसे अभी लिया हुआ है। तो नंबर 1, सोर्स इज एट लेफ्ट एंड ऑब्जर्वर इज एट राइट। ऑब्जर्वर राइट में है, सोर्स लेफ्ट में है। अब V नोट वी एस पॉजिटिव कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों लिखा है मैंने। तो प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा। स्टूडेंट सबसे पहले अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो V नोट 0 हो जाएगा, अगर सोर्स रेस्ट पर है तो VS 0 हो जाएगा। ओके, अगर दोनों मूव कर रहे हैं, ऑब्जर्वर भी सोर्स भी, तो V नोट और VS दोनों नॉन जीरो होंगे। तो पॉजिटिव कब लोगे, V नोट पॉजिटिव होगा अगर ऑब्जर्वर लेफ्ट को मूव करता है। ऑब्जर्वर लेफ्ट को इधर मूव करेगा तो यानी टुवर्ड्स द सोर्स। V नोट इज पॉजिटिव इफ ऑब्जर्वर मूव्स टू लेफ्ट। ओके, दैट इज टुवर्ड्स द सोर्स। मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं।
towards the source. Okay, and Vs is positive if source moves to left. अगर सोर्स लेफ्ट को मूव करता है तो Vs पॉजिटिव, सोर्स का लेफ्ट इधर जाएगा यानी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सोर्स अगर लेफ्ट में जाता है तो क्या हुआ, ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, तो दैट इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। फोर्थ, वी नोट नेगेटिव कब होगा, वी नोट, ओके, वी नोट इज पॉजिटिव इफ ऑब्जर्वर मूव्स टू लेफ्ट, Vs इज पॉजिटिव इफ सोर्स मूव्स टू लेफ्ट। ऑब्जर्वर लेफ्ट करने का मतलब है टुवर्ड्स द सोर्स, एंड सोर्स लेफ्ट मूव करने का मतलब है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब वी नोट नेगेटिव होगा अगर ऑब्जर्वर राइट में जाता है यानी इधर की तरफ, सोर्स से दूर। ओके, वी नोट इज नेगेटिव इफ ऑब्जर्वर मूव्स टू राइट, दैट इज ऑब्जर्वर राइट में, इधर, तो इधर जाने का मतलब है सोर्स से दूर, दैट इज away from source, away from source, and Vs is negative if source moves to right, Vs is negative if source moves to right, source moves to right। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज इंप्लाइज दैट सोर्स मूव्स टू राइट, सोर्स अगर राइट में जा रहा है इधर जाएगा तो यानी ऑब्जर्वर की तरफ, दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ओके, तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आएंगे स्टूडेंट। अब हम कोई भी एक दो फॉर्मूला इससे वेरीफाई करके देखते हैं इन अजम्पशन के साथ। जैसे यही ले लेते हैं, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ, तो ये रिजल्ट आना चाहिए ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ। तो ऑब्जर्वर कहां जा रहा है, लेफ्ट में, ऑब्जर्वर अगर लेफ्ट में जाता है तो वी नोट पॉजिटिव, तो यानी V प्लस वी नोट आ गया ऊपर, तो ये देखिए, ओके, और नीचे क्या आएगा, ये Vs क्या आएगा, माइनस या प्लस। सोर्स क्या जा रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ यानी राइट में, तो सोर्स अगर राइट में जाता है तो Vs क्या है, नेगेटिव, सोर्स मूव्स टू राइट तो Vs नेगेटिव, तो यानी नीचे आएगा V माइनस Vs, ये देखिए V माइनस Vs आ रहा है आपका। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही जो आपने सबसे पहला केस किया था, ए केस ए में क्या था, सोर्स मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और उसमें था आपका V बाय V माइनस Vs, वो क्या था, म्यू प्राइम इक्वल टू V बाय V माइनस Vs इंटू म्यू, ये था आपका। कब, जब सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, और ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट है, केस ए लिया था, जैसे ये केस ई है, जो केस ए लिया था सबसे पहला केस, उसमें स्टेशनरी ऑब्जर्वर था, यानी वी नोट क्या था, 0, तो ऊपर तो क्या आएगा, सिर्फ V प्लस माइनस 0 V, नीचे सोर्स मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है तो यानी राइट में जा रहा है, और जब भी सोर्स राइट में जाएगा तो Vs नेगेटिव, तो यानी V माइनस Vs। ठीक है, तो ये भी एक्सप्लेन। इसी तरह कोई भी आप चेक करना केस जो हमने F तक, A से F तक केसेस किए हैं, वो सारे इन रूल्स के हेल्प से और इस फॉर्मूले की हेल्प से आ जाते हैं। तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूले अलग अलग याद ना रहे तो ये मास्टर फॉर्मूला याद रखिए, और इसको कैसे यूज करना है वो रूल याद रखिए, ये पांचों, तो आपके लिए डॉपलर इफेक्ट बहुत इजी हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये टॉपिक डॉपलर इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे, तो उसके लिए मैं एक बार बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है म्यूजिक। म्यूजिक क्या है? म्यूजिक एक ऐसी साउंड है जो हमें अच्छी लगती है, प्लेजेंट साउंड है ये। तो इट इज ए साउंड विच प्रोड्यूसेस प्लीजिंग सेंसेशन इन अवर ईयर्स। इट इज ए साउंड which produces pleasing sensation in our ears। तो जो म्यूजिक होता है उसमें रेगुलरिटी होती है, पीरियोडिक वाइब्रेशंस होती है, और कोई भी सडन रैंडम चेंज इन लाउडनेस नहीं होता। मीन्स उसमें एक रिदम होता है आपका। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर periodic vibration। It is produced by regular periodic vibration without any sudden change in loudness। Without any sudden change in loudness। loudness फिजिक्स की टर्म में क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो म्यूजिक कैसे? जैसे आप गिटार बजाते हैं, तबला बजाते हैं, तो उससे जो साउंड है वो म्यूजिक है। तो फॉर एग्जांपल साउंड फ्रॉम तबला, कि इस तरह के एक्सेट्रा बहुत सारे आपके पास एग्जांपल है। दूसरा होता है नॉइज। नॉइज क्या होता है? नॉइज नॉन प्लीजिंग सेंसेशन क्रिएट होती है क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लगता, और इरेगुलर होता है, सडन चेंजेस इन लाउडनेस होता है। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो जो व्हीकल्स की वजह से नॉइज पोल्यूशन है, लोगों की रैंडम चैटिंग की वजह से जो पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन होता है, तो ये सब क्या है? ये नॉइज का एग्जाम्पल है। तो इट इज ए साउंड विच प्रोड्यूसेस नॉन प्लीजिंग सेंसेशन। इट इज a sound which produces non-pleasing sensation in our ears। तो ये irregularly प्रोड्यूस होता है। It is produced irregularly with sudden changes in loudness। It is produced irregularly with sudden changes in loudness। एग्जाम्पल, आपका जो व्हीकल हॉर्न की वजह से, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है। लोगों की जो रैंडम चैट है वो भी नॉइज है। नेक्स्ट है, यहां जो वर्ड यूज किया था हमने लाउडनेस। ये लाउडनेस क्या है? लाउडनेस इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी और यू कैन से एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। लाउडनेस इज रिलेटेड टू एनर्जी और इंटेंसिटी और यू कैन से एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। तो इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
loudness. It is energy crossing per unit area पर सेकेंड। तो किसी पॉइंट पर लाउडनेस क्या होगी, उस पॉइंट के अराउंड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी पास कर रही है। लाउडनेस ऑफ ए साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई, लाउडनेस ऑफ ए साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई is L equal to log I by I naught, log I by I naught। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और I नोट क्या है, I नोट है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, वेयर I नोट इज थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। तो ये है डेफिनेशन ऑफ लाउडनेस इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डेफिनेशन है म्यूजिक, नॉइज एंड लाउडनेस की, आप इनको नोट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नोट नहीं की है ये डेफिनेशन, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये डेफिनेशंस पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है पिच। एक साउंड का पिच क्या होता है। पिच, पिच ऑफ ए साउंड इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो जो पिच है, पिच इज ए सेंसेशन विच हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यानी पिच हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स में डिफरेंस बताती है। पिच की हेल्प से ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी साउंड वेव की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और कौन सी कम है। ओके, तो हम लिखते हैं पिच के बारे में, इट इज ए सेंसेशन विच हेल्प्स लिसनर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। इट इज ए सेंसेशन which helps listener to distinguish between sounds of different frequencies, sounds of different frequencies। ओके, तो pitch of a sound depends on its frequency. More is frequency, more is the pitch. Pitch of a sound depends on its frequency. Pitch of a sound depends on its frequency. More is the frequency, more is the pitch. More is frequency, more is the pitch. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी। फॉर एग्जाम्पल, वोमेंस के साउंड की जो पिच होती है वो मैन से ज़्यादा होती है। ओके, पिच ऑफ ए वोमन साउंड इज हायर देन मैन साउंड।
और ओके हम यहाँ लिख देते हैं नीचे, पिच ऑफ ए वुमन साउंड is more than man's sound. Okay, pitch of a woman's sound is more than a man's sound. Next है difference between echo and reverberation. Echo and reverberation. मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ इसको। सो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एको एंड रेवर्ब्रेशन। जैसे कई बार आप कुछ बिल्डिंग्स में जाते हैं तो जो भी आप बोलते हैं आपको वापस सुनाई देता है, उसको क्या कहते हैं? एको कहते हैं। लेकिन कुछ में आपको सुनाई नहीं देगा, साउंड तो होगी बट वो आपको समझ नहीं आएगी, उसको रेवर्ब्रेशन कहते हैं। तो इको और रेवर्ब्रेशन में डिफरेंस क्या है, टेक्निकली इसे कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, ये बात करते हैं। तो an echo is produced when sound is reflected from any obstacle. Okay, an echo is produced when sound wave reflected from any obstacle comes back after interval of 1/10 सेकेंड और मोर। कम से कम 1/10 सेकेंड का गैप होना चाहिए जो साउंड वापस आ रही है और जो आपने साउंड भेजी है उन दोनों के बीच, तभी आपके ईयर्स उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो इसलिए इको में आपकी ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों आपको अलग अलग क्लियरली सुनाई देती है। इन echo, original and reflected sound are heard separately, दोनों अलग अलग सुनाई देती है। जबकि रेवर्ब्रेशन में जो रिफ्लेक्शंस है वो इतने तेजी से होते हैं कि सेपरेट साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं पाती एको की तरह। ऑन द अदर हैंड reverberation consists of successive reflections. Reverberation consists of successive reflections so fast that they cannot produce सेपरेट echoes। वो अलग अलग echoes सुनाई ही नहीं देंगे। जो टाइम इंटरवल होगा वो 1/10 सेकेंड से भी कम होगा सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के बीच में। तो स्टूडेंट्स ये था
डिफरेंस बिटवीन एको एंड रेवर्बरेशन। तो एको या रेवर्बरेशन आप किसी बिल्डिंग में कैसे कम कर सकते हैं? आप इस तरह का मटेरियल लगा सकते हैं जो एकोज को एब्जॉर्ब कर ले, साउंड को एब्जॉर्ब करे। वॉल्स और डोर्स को इस तरह के मटेरियल से आप कवर कर सकते हैं। ओपन विंडोज़ प्रोवाइड करके आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑडियंस बढ़ाकर कर सकते हैं। इस तरह की कुछ ये प्रोविजंस हैं जिससे आप किसी भी बिल्डिंग में एको साउंड को कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। लास्ट में कुछ डेफिनेशंस और इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है।